So hello everyone, I am Dr. Chirag Bansal and today I am here to clear all your queries for your NEET PG and INICET entrance examinations so that you can have a very good basic preparation and you can score good to achieve your dream branch in your dream college. So whatever experience I have till now, I will use the best of my experience and will let you know how can you have smart ways to prepare in a smart ways for getting good rank in NEET PG and INICET. Started guys and start asking your queries from very basic level and I will try my best to clear every query in best of my experience. So I will take queries for both interns, for final year students and all the students who are having their queries regarding preparation for NEET PG and INICET. So आप start कर सकते हैं. So yeah. So the first query that I am having guys is how to start when you are in a third year for the next exam. So थर्ड ईयर में क्या करना है, देखो थर्ड ईयर वो वाला बेसिक लेवल है जब तुम अपना क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एंटर करते हो. ENT, ऑफ्थेल एंड PSM, दीज आर द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दैट यू स्टार्ट गेटिंग द प्रिपरेशन फॉर इन द थर्ड ईयर. उससे पहले तुमने पैरा क्लिनिकल पढ़े हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. So this is the time when you have to bridge the gap between paraclinical and clinical subjects. So उसको कैसे करना है, let me tell you in a very clear way कि जो थर्ड ईयर है ना उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. पहले फर्स्ट 6 months ऑफ थर्ड ईयर, देन नेक्स्ट 6 months ऑफ थर्ड ईयर. जो फर्स्ट 6 months ऑफ थर्ड ईयर है उसमें आपको ट्राई करना है कि आप थर्ड ईयर के ENT, ऑफ्थेल और PSM को इतना ध्यान ना देकर आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को उठाओ, जिसमें आता है मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्जेन-गाइनी एंड पीडियाट्रिक्स. Why is it important? Because जो फाइनल ईयर है उसमें आते हैं 9 सब्जेक्ट्स and they are very scoring subjects because उनमें से majority of the questions तुम्हें पूछा जाएगा जब तुम entrance में बैठोगे. If there are 200 questions in the entrance exam, उसमें से कम 100 question final year से आते हैं. तो final year अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So third year के पहले 6 month में तुम्हें medicine, surgery ये सब start करना है so that you have a some good quality time to have your final year concepts ready. उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी भी एक अच्छी कोचिंग ऐप के ऊपर रिलाई करना है. जैसे आजकल यू हैव द फैसिलिटी ऑफ मैरो, प्रेपलेडर, ठीक है, ई गुरुकुल, डैम्स, ये सब चलती हैं. इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स किसी पे अच्छे हैं, कुछ किसी पे अच्छे हैं. दैट आई विल क्लियर इन फर्दर डिस्कशन के कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ से करने चाहिए. बट तुम्हें इनका किसी भी एक ऐप का यूटिलाइज करके उनके वीडियोस को देखना है और नोट्स को बनाना है. यू कैन बाय आइदर हैंड रिटन नोट्स और यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स. तो थर्ड ईयर के फर्स्ट 6 months में जो मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, तुम्हें कुछ नोट्स को बनाना है फाइनल ईयर के, नॉट द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर को करने के लिए जो रेस्ट 6 months बचेंगे तुम्हें उसमें करना है, क्योंकि इसके बाद अगर तुम पहले ही थर्ड ईयर को शुरू कर लोगे तो यू विल लूज योर गुड क्वालिटी टाइम टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल ईयर. क्योंकि एंड ऑफ द थर्ड ईयर में तुम्हें थर्ड ईयर आना चाहिए, ठीक है. तो पहले तुम्हें फाइनल ईयर को प्रिपेयर करना है, उसके नोट्स को बनाना है. आफ्टर 6 months मेक श्योर you are clear with your notes of the final year for at least medicine, surgery, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं. Then you can start with the third year and you can start with ENT, ऑफ्थेल and PSM and make a habit of giving at least one grand test in 2 months. इन 2 months ऑफ थर्ड ईयर 2 महीने में भी एक ग्रैंड टेस्ट दे लोगे तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो और तुम्हें एक MCQ सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी. सो दिस इज इन अ ब्रीफ हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर थर्ड ईयर. नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्यूरी. सर एनी गुड बुक फॉर मेडिसिन MCQ? देखो मेडिसिन MCQs के लिए मैं बोलूंगा कि जो सबसे बढ़िया आजकल बुक्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कोचिंग एप्स हैं, लाइक जैसे कि मैरो में इतना वाइड क्वेश्चन बैंक है, प्रेपलेडर में भी अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आ गया है. दे प्रोवाइड क्वेश्चन बैंक विद गुड एक्सप्लेनेशंस जिसको तुम बाद में पढ़ सकते हो और तुम साथ के साथ उसका आंसर देखते हो. सो मेरे अकॉर्डिंग बुक्स पे रिलाई करने से ज्यादा एप्स के क्वेश्चन बैंक से मैरो और प्रेपलेडर, इन दोनों के बिना मैं किसी को ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा. इनसे तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए क्वेश्चंस का, और साथ साथ जो क्वेश्चंस तुमने नोट्स में नहीं पढ़े उनको साथ साथ अपने नोट्स में ऐड करते रहना, सो दैट एट द एंड व्हेन यू हैव टू रिवाइज
जो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं आते थे, एमसीक्यूज में नए थे, तुम्हें वो भी आते हो। और एक और चीज जो तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम एक आईपैड ले सकते हो। मैं एक आईपैड से पढ़ता था, ठीक है। आईपैड में तुम अपने नोट्स रख सकते हो, इट इज वेरी हैंडी, ठीक है। और उसमें तुम अगर मैरो की ऐप खोल के क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो तुम स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो एक बहुत ही कंसाइज वे मिल जाता है, अनलेस के बहुत जगह बुक्स पे तुम्हें लेके चलना पड़ता है। तुम एक आईपैड में एक ही जगह पे अपने सारे नोट्स को, एमसीक्यूज को इकट्ठे कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टुवर्ड्स द एंड, जब तुम्हें इंटर्नशिप में पढ़ाई करनी होगी। नाउ टेकिंग द नेक्स्ट क्वेरी, सर वी कैन वॉच रिवीजन वीडियोस एंड एनोटेट प्रिंटेड रिवीजन नोट्स फॉर फर्स्ट रीड during our internship and add PYQs to do, this will it be effective? Yes, that is going to be very effective. ये मेरा खुद का भी यही स्ट्रेटेजी था कि तुम्हें रिवीजन वीडियोस देखो। जहां तक रिवीजन वीडियोस की बात है, मैं एक चीज तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा, वो ये है कि एज लॉन्ग एज यू नो द कंसेप्ट, जब तक तुम्हें उस वीडियो में जो तुम्हें चीजें समझाई जा रही हैं, जो कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, एज लॉन्ग एज तुम्हें वो आता है, तुम रिलाई करो उसके नोट्स को पढ़ने में, उसके नोट्स से सीखने में, उसके नोट्स को याद करने में और उसके नोट्स को कंसेप्चुलाइज करने में, रेदर देन वॉचिंग वीडियो। क्यों? क्योंकि जो वीडियो होती है दैट इज मोर ऑफ अ पैसिव स्टडी। जो वीडियो होती है उसमें तुम्हें एक टीचर होता है जो बैठ के अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है और तुम उसको सुन रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे तो कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे अंदर तक दिमाग में, कॉर्टेक्स में ना जाए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तुम उसके आजकल हर वीडियो के नीचे नोट्स आ जाते हैं, तुम नोट्स को खोलो, उसके नोट्स को पढ़ो और तुम उसके बाद खुद से पूछो कि तुम्हें ये चीज आती है या नहीं। दिस इज एक्टिव स्टडी। एमसीक्यू सॉल्व करना क्या है? एक्टिव स्टडी। नोट्स को पढ़ना क्या है? एक्टिव स्टडी। सो व्हाट आई बिलीव इज एक्टिव स्टडी। सो उस क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा था कि रिवीजन वीडियोस देखें और उसके नोट्स को बनाएं, मेरा कहना ये है तुम रिवीजन नोट्स को उतने टाइम में पढ़ो और उसके बाद उसमें एमसीक्यूज का न्यू मटेरियल ऐड करो देन रेदर देन वाचिंग रिवीजन वीडियोस। हाँ, लेकिन तुम रिवीजन नोट्स को यूज कर सकते हो, बट इफ यू डोंट नो सम कंसेप्ट, जब अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट बिल्कुल ही नहीं आता और तुम बिल्कुल न्यू हो उसके लिए, only then you can watch the revision video, क्योंकि फिर तुम्हें उसको देखने की जरूरत है, तुम्हें उसके कंसेप्ट्स को जानने की जरूरत है, ठीक है। Now taking the next question, sir strategy for the interns please। ठीक है, I will take the strategy for the interns, but जैसे कि अभी पहले मैंने थर्ड ईयर की स्ट्रेटेजी बताई, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट 6 मंथ देन नेक्स्ट 6 मंथ। उसके बाद अब मैं पहले फाइनल ईयर की स्ट्रेटेजी को बताऊंगा, फाइनल ईयर के बाद मैं इंटर्न्स की स्ट्रेटेजी को भी बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं, ठीक है। तो आई विल टेक द इंटर्न स्ट्रेटेजी नाउ। एंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप इफ आई हैव प्रिंटेड नोट्स और पीडीएफ ऑफ द रिवीजन नोट्स, शुड आई स्टिक टू दैट और आई नीड टू मेक माय हैंड रिटन नोट्स ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर। देखो, वैसे जो सब लोग बोलते हैं, जो एक बेसिक अप्रोच सबके द्वारा सजेस्ट की जाती है एज ए बेस्ट अप्रोच इज दैट कि तुम अपने नोट्स बनाओ। बट मेरा ओपिनियन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, बिकॉज मैंने खुद भी अपने नोट्स यूज नहीं किए थे। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर तुम्हें कोई अच्छे सुंदर लिखे हुए नोट्स कहीं से मिल रहे हैं, जैसे कि आजकल मैरो में वो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, प्रेप लेटर में भी वो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, देन यू कैन यूज दोस नोट्स एज लॉन्ग एज, बिकॉज दे आर गुड नोट्स। अगर तुम खुद से उतने अच्छे नोट्स नहीं बना पा रहे, एंड इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे को ये नहीं लगता कि खुद से लिख के कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस, हाँ ऑब्वियसली इट मेक्स द डिफरेंस। फॉर दैट व्हाट आई यूज्ड टू हैव, मैं एक रफ कॉपी अपने पास लेता था। अगर मैं मैरो के पहले के ऑलरेडी बने हुए नोट्स भी यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी रफ कॉपी पे खुद की मेमोरी में इम्प्रिंट करने के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहता था, ठीक है। और फिर मैं उसको खुद से याद करने की कोशिश करता था, खुद से पूछता था। सो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्टिव वे। इट इज नॉट मैंडेटरी for you to make your own handwritten notes if you are okay to read other people's notes। जैसे मैं दूसरे के नोट्स में या मैरो के नोट्स से पढ़ लिया करता था। so it is not that mandatory, but अगर तुम्हें किसी और के नोट्स समझ ही नहीं आते हैं, then you can always use your own notes। but preferred ये है कि तुम अपने नोट्स बनाओ, but you can definitely use मैरो और other platforms notes if you don't have time for making your own notes। Now for November INI please guide how to start। okay, definitely I will take this query। ENT का best teacher मनीषा बुद्धिराजा मैम, मेरे अकॉर्डिंग she is the best for who is in Marrow।
Sir, please tell how to balance university and NEET PG for third year. Okay, I will take that query. I have just started my internship, and to be honest, I have studied properly in MBBS, but I just managed to pass by margin. How should I plan? Okay. Now, first of all, I will take that query कि university क्या होती है और entrance क्या होता है. So let me be very true to you guys कि university वो है जो तुम्हें transient pleasure देगा. यूनिवर्सिटी वो है जो आज का खेल है और कल तुम भूल जाओगे, और एंट्रेंस वो है जो जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारे साथ रखेगा. ठीक है, तो ऑलवेज जो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एंट्रेंस होनी चाहिए. एंट्रेंस इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी. तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? कभी भी यूनिवर्सिटी वर्सेस एंट्रेंस, एंट्रेंस ऑलवेज विंस. ठीक है, देखो, और जहां तक अभी यूनिवर्सिटी की बात है वो ये है कि एवरीवन पासेस अनलेस कि यू डू अ बिग ब्लंडर. यूनिवर्सिटी में नो वन एवर फेल्स. अगर तुम बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ही स्टडी को निग्लेक्ट नहीं करने वाले स्टूडेंट हो, या फिर तुम अगर थोड़े से भी सिंसियर हो तो यू विल पास. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि तुम यूनिवर्सिटी को फेल कर जाओ और जैसे यू हैव रिटन यू हैव पास्ड बाय मार्जिन. डोंट वरी ब्रदर, ऐसा होता है. एंड देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप कि अगर तुमने यूनिवर्सिटी में मार्जिन से पास किया है एंड देन यू विल नॉट एबल टू स्कोर गुड इन द एंट्रेंस. यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. You may not perform that well in university, but you may have very brilliant double digit or even single digit rank in entrance. So उन दोनों को बिल्कुल डीलिंक कर दो. ये दोनों अलग चीजें हैं, और सबसे हमेशा कौन जीतेगा? एंट्रेंस ऑलवेज विंस. ठीक है, अब करना क्या है? करना तुम्हें ये है कि तुम मेन फोकस, अगर 12 मंथ्स का साल है तो उसमें 10 महीने योर फोकस शुड बी एंट्रेंस एंट्रेंस एंट्रेंस, और सिर्फ 2 मंथ प्रोफेशनल के पहले वाले, 2 मंथ प्रॉफ के पहले वाले, यू कैन गिव योर फोकस टू यूनिवर्सिटी. यू कैन गिव योर फोकस टू यूनिवर्सिटी. और अगर तुमने एंट्रेंस को अच्छे से सिंसियरली करा है फॉर द 10 मंथ्स, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, योर यूनिवर्सिटी विल ऑटोमेटिकली बी डन. क्योंकि जो तुम नोट्स बना रहे हो, अगर तुम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी की बात करो, तुम अगर लेबर के अच्छे से नोट्स बना रहे हो, आइदर गायनी के दीप्ति बहाल मैम के, या फिर जो हमारे मैरो में साक्षी मैम है, उनके नोट्स तुमने अच्छे से बनाए, दे आर दैट मच डिटेल्ड नोट्स. कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे यूनिवर्सिटी में आ जाए, यू कैन बेट मी, तुम उसको गलत कर ही नहीं सकते अगर तुम्हें वो नोट्स अच्छे से आते हैं. सो बिलीव मी गाइस, यू जस्ट फोकस ऑन योर एंट्रेंस एंट्रेंस एंट्रेंस. यूनिवर्सिटी विल ऑटोमेटिकली बी डन. साल में 12 महीने है, 10 महीने एंट्रेंस एंट्रेंस एंट्रेंस, and only last 1 month 2 month you can give for your university, and वो अपने आप ही cover हो जाएगा in your entrance. ठीक है, I hope that I have cleared that query. Now to summarize, to clear all other queries, I will be going in a flow. First I will take final year and then I will take the internship, and मैं अच्छे से बताऊंगा फाइनल ईयर्स को क्या करना है, इंटर्न्स को क्या करना है, जो मैंने खुद किया और जो तुम्हें एक रैंक लाने में हेल्प करेगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक मिनट, एक और क्यूरी है. अगर हमारी लाइट पोस्टिंग चल रही है, इफ इट्स नॉट दैट हेक्टिक, तो हम ये टाइम किस क्रूशियल सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज करें? ओके, आई विल टेक दैट क्यूरी आल्सो व्हेन आई विल कम टू इंटर्नशिप. ओके, सो दैट इज द इंटर्नशिप क्वेश्चन. फाइनल ईयर में शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज आई बिलीव कि इसमें मोस्टली इंटर्न्स हैं जो हु आर हैव पार्टिसिपेटेड, लेकिन आल्सो आई विल टेक वन फाइनल ईयर अगर इफ सम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर आल्सो लिसनिंग टू मी टुडे. देखो, जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हें थर्ड ईयर को 2 पार्ट्स में करना है. फर्स्ट 6 मंथ में तुमने क्या किया? फाइनल ईयर. इसके बाद वाले 6 मंथ में क्या किया? इंटर्न, जो हमारा थर्ड ईयर था खुद वो किया. हाँ, और फर्स्ट 6 मंथ ऑफ थर्ड ईयर में जो तुम्हें कॉलेज में थर्ड ईयर थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, पोस्टिंग में सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो सीखना ही है, बट अपनी पर्सनल स्टडी टाइम में तुम्हें फाइनल ईयर करना है, क्योंकि तुम्हारा फाइनल ईयर बहुत इजी हो जाएगा अगर तुमने थर्ड ईयर में उसको पढ़ लिया है. एटलीस्ट मेक नोट्स या वीडियो सुन लो थर्ड ईयर के पहले 6 मंथ में फाइनल ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे कि मेडिसिन एंड सर्जरी. अच्छा, अब थर्ड ईयर के लास्ट वाले 6 मंथ में तुमने क्या किया? ENT ऑफ था PSM, एंड दैट इज इनफ टू स्टडी ENT ऑफ था PSM with making their notes, solving their MCQs and clearing their professional और university exam with good marks. वो काफी है. और थर्ड ईयर में मैंने क्या बताया था? हर 2 महीने में एक टेस्ट. चलो, थर्ड ईयर गया. अब आ जाओ फाइनल ईयर पे. फाइनल ईयर में अगर तुमने मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है तो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ थर्ड ईयर में तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना. ठीक है, तुमने मेडिसिन के कुछ नोट्स बनाए. सपोज करो सारी यूनिट्स तुम नहीं कर पाए, तुमने सीवीएस करा, गैस्ट्रो करा, तुमने रेस्पिरेटरी कर लिया, बाकी सीएनएस, एंडो, ये सब पढ़ा हुआ है. ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं. ऐसी सर्जरी का कुछ कर रखा है, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी तुमने छुई भी नहीं, पीडियाट्रिक्स तुमने छुई भी नहीं. अब जब फाइनल ईयर स्टार्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
जो मेडिसिन की चीजें हम थर्ड ईयर में नहीं कर पाए थे, हम उनको पढ़ेंगे, थोरोली पढ़ेंगे। अब कहां से क्या पढ़ना है, आई विल टेक दैट ऑल्सो, कि मेडिसिन की कौन सी यूनिट्स कहाँ अच्छी हैं, मैरो में अच्छी हैं, प्रेपलेटर में अच्छी हैं, भाटिया में अच्छी हैं, डैम्स में अच्छी हैं, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल टेक दैट ऑल्सो। बट करना पहले वो है जो थर्ड ईयर में नहीं हुआ। सर्जरी का जो थर्ड ईयर में नहीं हुआ वो पहले करेंगे। ठीक है, ऐसी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी अगर छुई भी नहीं तो वो भी पहले करेंगे। समझ गए ना? तो यू आर टेकिंग माय क्यूरी। तो जो फाइनल ईयर है मेरे माय डियर फ्रेंड्स, उसको भी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ। क्या फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ्स में मेक श्योर कि जो तुम्हारा थर्ड ईयर में फाइनल ईयर नहीं हो पाया था, all that final year is cleared, completed with complete note making in first 6 months of final year. First 6 months of final year में वो complete हो जाना चाहिए। ठीक है, with thorough notes, and अगर तुम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाते हो तो that is just a bonus। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही है, अगर वो कर पाते हो फर्स्ट 6 मंथ में, वो बहुत ही तुम्हारे लिए एक बोनस की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड अब पहले तुम थर्ड ईयर में 2 महीने में एक ग्रैंड टेस्ट देते थे, अब 1 मंथ में एक ग्रैंड टेस्ट तुम्हें देना है, 1 मंथ में एक ग्रैंड टेस्ट देना है इन द फाइनल ईयर। So first 6 months of the final year done, what all you have done, you have made all the notes of the final year, जो कि 9 सब्जेक्ट्स हैं फाइनल ईयर में, तुमने 9 के 9 सब्जेक्ट्स के नोट्स बना ले, और तुम्हें पीड्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, एक बार तुम्हें सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दी। ऑल्दो यू मे नॉट बी रिमेंबरिंग एवरीथिंग, बट तुम्हें एक बार उसके कंसेप्ट्स को समझ लिया। फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनल ईयर डन। ठीक है, तो तुम्हें उसके नोट्स बन गए। एमसीक्यूज हो सकता है तुम पूरा क्वेश्चन बैंक ना कर पाओ, लेकिन तुमने कुछ क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट करा। ठीक है, और हर मंथ में एक ग्रैंड टेस्ट दिया, जिसमें ऑब्वियसली तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं आया, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें अभी इतने अच्छे से नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। आज मेरा रैंक अच्छा नहीं आ रहा, कल मेरा रैंक अच्छा भी आएगा। ओके, सो जस्ट बी ओके विद दैट। अब देखो, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनल ईयर आर डन। अब कमिंग टू नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनल ईयर। अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनल ईयर है, उसमें हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, फाइनल ईयर ही पढ़ेंगे। जो 9 सब्जेक्ट्स मैंने पहले कर लिए, या तो थर्ड ईयर के पहले 6 मंथ में या फाइनल ईयर के पहले 6 मंथ में, उन्हीं को मैं पढ़ूंगा। लास्ट 6 मंथ ऑफ फाइनल ईयर उनको मैं रिवाइज करूंगा, उनको मैं अच्छे से मेमोराइज करूंगा। उनके क्वेश्चन बैंक को जो पहले मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसके क्वेश्चन बैंक को मैं कंप्लीट करूंगा। बिकॉज studying the question bank of final year is very very important. believe me, अगर 200 क्वेश्चन तुम्हारे INI-CET में आएंगे तो उसमें से 100 से ज्यादा तुम्हारा फाइनल ईयर होगा। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नीट से नेक्स्ट क्यों आ रहा है नेक्स्ट क्लिनिकल पैटर्न है। तो क्लिनिकल यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, यू आर गोइंग टू बी क्लिनिशियंस, सो क्लिनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनल ईयर इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। सो 18 महीने फाइनल ईयर को मिनिमम मिलने ही चाहिए। 6 महीने तुमने थर्ड ईयर में दे लिए, और पूरा साल फाइनल ईयर का सिर्फ फाइनल ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 मंथ में तुम पूरे 9 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, उसके क्वेश्चन बैंक के साथ रिवाइज करोगे, सारी क्यूरीज को अपनी उसमें सॉल्व करोगे, और जो क्वेश्चन बैंक में तुम्हें नया मिलता जाएगा उसको तुम अपने नोट्स में ऐड करो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और हाँ, और जो तुम फाइनल ईयर को जब रिवाइज करोगे तो मेक श्योर जब भी तुम्हारा एक यूनिट कंप्लीट हो जाए तो तुम उसका क्वेश्चन बैंक तो साथ साथ कर ही रहे थे, उसका कुछ ना कुछ टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। लाइक अगर मान लो मैं मेडिसिन पढ़ रहा था, ठीक है, मैंने मेडिसिन के सीरियस, गैस्ट्रो, एंडो, पल्मो ये सब कर लिया, अब मेरा मेडिसिन कंप्लीट हो गया। अगर मेरी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, मैंने 3 यूनिट्स का टेस्ट देना है, या तो वो डैम्स में टीएनडी वीएनडी चलती रहती है ना, देखो तुम्हें टीएनडी करनी जरूर है, लेकिन उनके शेड्यूल से नहीं करनी। ना तुम डैम्स का शेड्यूल फॉलो करो टीएनडी के लिए, ना तुम भाटिया का फॉलो करो, ना किसी का करो, बस उनके टेस्ट आते रहते हैं ऐप में। जब तुम्हारी जोन सी यूनिट कंप्लीट हो जाए फाइनल ईयर का, उसका टेस्ट पकड़ो और उसको दे दो, और उसकी जो वीडियो होगी ना टीएनडी की, वो भी पूरी नहीं सुननी, पूरी बिल्कुल नहीं सुननी। जो तुम्हारे क्वेश्चन सही है, मतलब तुम्हें कंसेप्ट आता है, तुमने अच्छे से पढ़ा है, तुमने क्वेश्चन में सॉल्व करा है, उनकी वीडियो हमें सुननी ही नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है यार उसको वेस्ट करने के लिए। तुम्हें बस उतना पार्ट सुनना है जो पार्ट में तुम्हें टीएनडी के क्वेश्चंस को गलत किया। मान लो मेरे ये क्वेश्चन गलत है, अच्छा यार इसके कॉन्सेप्ट में मेरी कोई गड़बड़ हो सकती है, तो आजकल तो वीडियो भी टीएनडी की अपलोड हो जाती है ना, जैसे डैम्स वाले कर देते हैं मेडिकोस पे, ठीक है, तो उसको तुम शुरू करो, उसकी बस उतने पार्ट पे ले जाओ फॉरवर्ड करके जहां पे तुम्हारी गलती थी, उसके कंसेप्ट को समझो, उसको अपने आईपैड पे, जैसे मैं आईपैड का तुम्हें बता रहा था, अपने नोट्स में ऐड कर दो, और अगली बार तुम वो गलत नहीं करोगे। बस इतना स्मार्ट वे में तुम्हें टीएनडी को यूज करना है डैम्स की। ठीक है, मैं तुम्हें क्या कहता हूं, नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ फाइनल ईयर में तुमने रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के क्या क्या पार्ट है, अपनी एक पेन कॉपी
लो और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखो टिक मार्क करके कि रिवाइज करने का क्या मतलब है। रिवाइज करने का पहला पॉइंट लिखो, पहला मतलब है नोट्स पढ़ना। कौन से नोट्स? जो तुमने बना रखे हैं, फाइनल ईयर के 9 सब्जेक्ट्स के नोट्स तुमने बना रखे हैं ना दोस्तों, तो वो नोट्स को पढ़ना पहला पार्ट है, ठीक है। वो नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे, साथ के साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे। क्वेश्चन बैंक कौन सा? जो कि मैरो से या प्रेपलैटर से सॉल्व करोगे। हाँ, तो फर्स्ट टिक मार्क नोट, सेकंड टिक मार्क क्या है? क्वेश्चन बैंक। अच्छा, थर्ड टिक मार्क क्या है? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना ही देना है यार। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें मेडिसिन कितनी आती है, तुम्हें सर्जरी कितनी आती है। तो मैरो के टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन कहीं से भी दो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो जिसमें ऑल इंडिया रैंक आती है। तो मैरो इज ऑब्वियसली बेटर, उसके जो टेस्ट है वो बहुत लोग देते हैं। और लाइव टेस्ट देने से अच्छा है कि तुम थोड़ा बाद में टेस्ट दो, क्योंकि उसमें ना और लोग ऐड हो जाते हैं, तुम्हें और अच्छा रैंक तुम्हारा पता लगे तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। और नेवर बिलीव कि तुम्हारा अगर रैंक अच्छा नहीं आ रहा तुम बाद में अच्छा नहीं कर सकते। मूविंग ऑन, ये जो रेस है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे रैबिट नहीं जीतेगा, यहाँ पे तुम्हारा टॉर्टोइज ही जीतेगा। बस तुम्हें चलते रहना। बिलीव मी यार, तुम एक स्ट्रॉन्ग अंदर से एक वो जगा लोगे ना, एक चिंगारी, तो तुम कहीं पे भी आज स्टैंड कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एम्स निकाल सकता हूँ तो तुम कहीं पे भी तुम्हारा कोई भी कॉलेज निकाल सकते हो अच्छे ब्रांच के साथ, ठीक है। बस तुम्हें मेरी बात को बिलीव करना है, क्योंकि मैं भी पहले शुरू में बहुत कोई रॉक स्टार नहीं था। मैं धीरे धीरे मेहनत करके ही टॉर्टोइज की तरह आगे बढ़ा और एम्स की तरफ तक पहुंच सका, ठीक है। तो हाँ, मैंने पहला टिक मार्क क्या बताया? नोट्स। अच्छा, दूसरा टिक मार्क क्या मैंने बताया? क्वेश्चन बैंक। अच्छा, तीसरा टिक मार्क क्या मैंने बताया? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। चौथा टिक मार्क क्या है? चौथा टिक मार्क है तुम्हारा हर महीने एक ग्रैंड टेस्ट। यार तुम छोड़ दो तुम आज कहां स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है नहीं, देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट ग्रैंड टेस्ट। परफेक्ट टाइम इज टुडे। आज ही मैं ग्रैंड टेस्ट दूंगा, कोई बात नहीं यार, अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो क्या हो गया, ठीक है, धीरे धीरे आई विल इंप्रूव, है ना, लेकिन ग्रैंड टेस्ट देना। तो ये 4 टिक मार्क समझाए, क्या क्या? नोट्स, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक एंड ग्रैंड टेस्ट। ये चारों चीजें होनी ही चाहिए। अब एक और टिक मार्क बचा है, ये 4 टिक मार्क पे खत्म हुआ। एक 5वां टिक मार्क है जो इन चारों से इंपॉर्टेंट है, इन चारों को एक साथ मिला के इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 5वां टिक मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप तुमने जो मेरी ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए सीरियस है, वो 5 चीजें लिखेंगे कॉपी पे। वो 5 चीजें क्या है? नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट एंड 5वीं चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू टारगेटिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एम्स, पीजे, जिपमर, चंडीगढ़, कुछ भी तुम टारगेट कर रहे हो, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक बार करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर तुम सोचो कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम कर लोगे, तुम मास्टर हो गए, तुम कभी भूलोगे नहीं, फॉरगेट। कम से कम 5-6 बार तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने चाहिए, और वो भी पिछले 3 से 4 सालों के, तब तुम अच्छा कर पाओगे INICT नीट पीजी नेक्स्ट में। तब तुम, अब तो नीट पीजी और नेक्स्ट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछेगा, ये भी तुम मेरे से शर्त लगा सकते हो, ठीक है। तो तुम तब अच्छा कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, व्हाट आई हैड डन। मैं जब फाइनल ईयर के लास्ट 6 मंथ में उनको रिवाइज कर रहा था, तो मेरा जब एक रिवीजन पूरा होता था, तो मान लो मेडिसिन का पूरा होता तो मैरो से करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ के साथ सारे प्रीवियस ईयर मॉड्यूल्स भी निपटा देता था क्वेश्चन बैंक के साथ साथ। अगर मैरो में यार 204 मॉड्यूल हैं मेडिसिन के क्वेश्चन बैंक में, तुम्हें 204 के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस इंपॉर्टेंट वाले सॉल्व करो। अब इंपॉर्टेंट वाले कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें एक स्कीमा आता है ना, स्कीमा से तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक पहले पूछे जा चुके हैं, तो वो वाले टॉपिक ऑब्वियसली अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तुम उनके क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल करो, उनके क्वेश्चन बैंक को मत छोड़ो। तो 204 में से तुम्हारा यार 110 रह जाएगा, तुम्हें बस उतने ही मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, बाकी 100 छूट भी कोई बात नहीं, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, बाद में मेरे पास टाइम है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मैंने 110 मॉड्यूल जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थे वो तो करे, ठीक है। तो तुम्हें ये बातों को ध्यान रखना है। तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये 5 टिक मार्क करोगे तो मेरे दोस्तों तुम्हारी रैंक अगर आज 5000 है उससे 500 हो जाएगी। बिलीव मी, 5 टिक मार्क 5000 से 500, और फिर अगर जिसकी 500 आ जाए उसकी 50 भी हो जाएगी, और जिसकी 50 उसकी 5 भी हो सकती है, ठीक है। इतनी पावर इन 5 टिक मार्क्स में, ठीक है। क्या क्या है? रिपीटिंग वंस अगेन, नोट्स, ठीक है, नोट्स की रिवीजन, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 1 ग्रैंड टेस्ट पर मंथ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? थंब, और ये थंब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज हाउ। अच्छा, अब तुमने फाइनल को इतने अच्छे से किया यार, तुमने पहले 6 मंथ में जो बचा हुआ फाइनल था वो कंप्लीट किया, बाद 6 महीने में तुमने पूरा फाइनल को रिवाइज किया। बिलीव मी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे फ्लूइड निकलता है ना, पानी जैसे बहता है, वैसे तुम्हारा यूनिवर्सिटी बह जाएगा। तुम्हें उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी LQ पूछ ले, कोई भी वाइवा ले ले, कुछ भी कर ले, तुम्हारा प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ, तुम्हारा क्लिनिकल बहुत अच्छा होगा, एंड यू विल बी ऑब्वियसली एट द 7th ऑफ द स्काई।
बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारा। और अगर तुमने फाइनल ईयर को इतने अच्छे से किया, तुमने पहले 2 साल में, जो मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर की बात नहीं की ना, मैंने बात जानबूझ के नहीं की, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की ना, तुम फाइनल ईयर को कॉन्फिडेंस से पास करोगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम फर्स्ट सेकंड ईयर पे 2 महीने में कवर कर लोगे। ठीक है, चलो, आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम इन द फाइनल ईयर, कोई बात नहीं। नाउ अभी इसमें बिकॉज बहुत सारे इंटर्न्स हैं, नाउ टू कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी फॉर इंटर्नशिप। अब मैं इंटर्नशिप को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बी देयर विद मी गाइस। एक क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूँ, इफ वन डजंट स्टडी मच ड्यूरिंग एमबीबीएस, हाउ टू अप्रोच ड्यूरिंग इंटर्नशिप, आर रैपिड रिवीजन वीडियोस प्लस जीटीज सफिशिएंट टू गेट गुड रैंक। ओके, दिस इज अगेन इंटर्नशिप क्यूरी। अब इंटर्नशिप की इतनी सारी क्यूरीज अकमुलेट हो चुकी हैं, मैं इंटर्नशिप को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलो, लेट्स गेट स्टार्ट विद इंटर्नशिप। देखो गाइस, जो इंटर्नशिप होता है ना, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें ऑब्वियसली ड्यूटीज भी करनी है, इसमें तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी का स्ट्रेस नहीं होता, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता, बट तुम्हें बस अपनी जो रिदम बना रखी है उसको कंटिन्यू करना होता है टू गेट ए गुड रैंक इन द मेन एग्जाम, तो एंट्रेंस में गुड रैंक लाने के लिए। अच्छा, अब मैं जैसे कि हर ईयर को डिवाइड करता रहता हूँ ना महीनों में, फाइनल ईयर को कि थर्ड ईयर को, अब मैं इंटर्नशिप को भी करूंगा। हाँ, कैसे करूंगा मैं इंटर्नशिप को डिवाइड? इंटर्नशिप को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूंगा, मैं कम से कम 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 3-3 महीने में डिवाइड करूंगा। पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे 3 महीने, फिर लास्ट वाले 3 महीने। 3-3 महीने में मैंने इंटर्नशिप को डिवाइड किया। पहले 3 महीने में तुम्हें क्या करना है? इंटर्नशिप के पहले 3 महीने में तुम्हें ये करना है कि जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड ईयर है, अगर वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि एक क्यूरी मेरे पास अभी भी आई तान्या जुनेजा की, कि अगर मान लीजिए हमारा इंटर्नशिप इतना फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने इतनी पढ़ाई नहीं की, तो तुम अगर फाइनल ईयर को बहुत कॉन्फिडेंस से पास करते हो, जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी बताई, तो तुम पहले 3 महीने में फर्स्ट और सेकंड ईयर को करो। और अगर तुमने फाइनल ईयर को अच्छे से किया है, अगर तुमने अगर तुमने मेडिसिन को अच्छे से पढ़ा है, तुम्हारा फर्स्ट सेकंड ईयर आधा ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है कि डायूरेटिक्स कहाँ देने हैं, तो तुम्हें एडीएच का रोल तो पता होगा ना, फिजियोलॉजी तो तुम्हें आती होगी ना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर तुमने हर्निया की सर्जरी देख ली, अगर तुम्हें पता है टीएपीपी क्या होता है, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर, तो तुम्हें इंक्वाइनल हर्निया की एनाटॉमी तो आती होगी ना, तो तुम्हारा एनाटॉमी अच्छा हो जाएगा। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था कि तुम्हारा अगर मेडिसिन सर्जरी स्ट्रांग है, तो एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम कर लोगे। ठीक है, तो तुम्हें पहले 3 महीने में पैथो, फार्मा, माइक्रो, एफएमटी, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम, ये सातों सब्जेक्ट जो हैं फर्स्ट 2 इयर्स के, वो 3 महीने में कंप्लीट कर लेने हैं। चाहे तुम्हारी कोई भी पोस्टिंग चल रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तुमने ये 3 महीने में इनको कंप्लीट कर लेना है। ये 3 महीने तुम्हारा डेडिकेटेड किसके लिए होना चाहिए गाइस? फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के, क्योंकि वो तुम्हारा कहीं वीक ना रह जाए। चाहे उसमें से कितने भी क्वेश्चन आए, लेस देन 50% है, लेकिन आएंगे तो ना, वो वीक नहीं रहना चाहिए। अगर तुमने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, अब तुम पहले 3 महीने में इनको पढ़ोगे। अब उसको कैसे पढ़ोगे? वही मेरे 5 टिक मार्क्स, उनके नोट्स अगर पहले बनाए थे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए तो अब बनाने का टाइम नहीं है, अब नोट्स नहीं बनाने, अब रेडीमेड नोट्स लोगे, चाहे मैरो के लिए, चाहे प्रेपरेटर के, उनके नोट्स पढ़ो। तो फर्स्ट टिक मार्क इज नोट्स, सेकंड इज क्वेश्चन बैंक, उनका क्वेश्चन बैंक जितना सॉल्व कर सकते हो उतना करो, चाहे स्कीमा के अकॉर्डिंग करो, लेकिन क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। उनका एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लो, वही टीएनडी वाला पैटर्न जो मैंने बताया ना, टीएनडी से देना है, वैसे एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लो। एक ग्रैंड टेस्ट जैसे फाइनल ईयर में एक दे रहे थे, अब पहले 3 महीने ऑफ इंटर्नशिप में भी एक ग्रैंड टेस्ट दो। और लास्ट टिक मार्क इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन सातों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। मैरो से करो, कहीं से भी करो, लेकिन करो। मैरो से मैं करता था, तुम भी कर सकते हो। तो मेरे पहले 3 महीने ऑफ इंटर्नशिप गए और मैंने ये पहले फर्स्ट एंड सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ लिया। अच्छा, अब मैं एक ड्यूटी की बात करूंगा। बहुत सारे मेरे से लोग पूछते हैं इंटर्नशिप इज हैवी सर, कैसे करें, ड्यूटी बहुत लंबी होती है, ये होता है, वो होता है ना, होता ही ऑब्वियसली। इंटर्नशिप इज नॉट इजी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें उसको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, अगर तुम्हारी 12 घंटे की भी ड्यूटी लग रही है ना इंटर्नशिप में, अगर तुम्हारा कोई बहुत हैवी डे जा रहा है, तुम उस दिन भी कुछ ना कुछ पढ़ाई करोगे। बस मेक श्योर तुम्हारा कोई भी इंटर्नशिप का डे जीरो स्टडी से नहीं जा रहा। जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, कुछ ना कुछ आउटपुट आनी चाहिए इंटर्नशिप के हर दिन से। अब कैसे आएगी? अब तुम्हारी 12 घंटे की ड्यूटी गई, बहुत हैवी ड्यूटी थी, बहुत पेशेंट थे, बहुत काम था, ये था, वो था, है ना। इसके बाद भी तुम्हें कुछ ना कुछ उसका आउटपुट कैसे निकालोगे? जो मैं करता था, मैं क्या करता था, मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप के ड्यूटीज के टाइम पे मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था। हाउ, कैसे करता था मैं एमसीक्यू सॉल्व? कैसे, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, कैसे करूंगा मैं? देखो, तुम्हें क्या क्या काम मिलते हैं इंटर्नशिप में? कोई सैम्पलिंग का काम मिलता है, ठीक है, कभी कोई पेशेंट शिफ्ट कराना होता है, ठीक है, किसी की डेट लेने जाना होता है, ठीक है, ये सब काम मिलते हैं ना तुम्हें। अब तुम क्या करोगे? अब देखो, जब तुम पेशेंट शिफ्ट करा रहे हो, सपोज करो तुम्हारे हाथ में फोन है, फोन में तुम व्हाट्सएप भी चला लेते हो,
है ना, कॉल भी अटेंड कर लेते हो, उसी जगह पे मैरो भी खुल सकती है ना, मैरो प्रेपरेटर खुल सकती है ना, तो खोलो। तुम कल रात को जो पढ़े थे, सपोज कहे मैं फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप की बात करूं, कल रात को मैंने फिजियो पढ़ा, फिजियो में मैंने पूरा सीरियस पढ़ लिया, है ना, पूरा मैंने पढ़ लिया अच्छे से, ईसीजी क्या होती है, ये सब कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। अब मैं अगले दिन मैरो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ ना, ड्यूटी के टाइम पे, कल ही पढ़ा है यार, देख लेंगे अच्छे से आता है नहीं, है ना। और क्वेश्चन बैंक को साथ साथ सॉल्व करना सबसे बेस्ट होता है, बिलीव मी, ऐसा मत सोचना शॉर्ट मेमोरी है क्या है, लेकिन तुम्हारी बेस्ट नॉलेज उस टाइम पे ही आएगी और तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो तुम अगले दिन उसको करो, अच्छे से पढ़ो, ड्यूटी के टाइम पे तुम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, ठीक है, ड्यूटी के टाइम पे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो। अब तुम्हारा मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, अब तुम्हारा या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, सही होगा मतलब तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है, यू कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत भी होगा तो क्या होगा, तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन ही तो देखनी है, तो एक्सप्लेनेशन देखने में 2 मिनट लगते हैं, है ना, 2 मिनट में तुमने एक्सप्लेनेशन देख ली, तुम बता अच्छा यार शेट मेरी ये गलती हो गई, आगे से तुम गलती नहीं करोगे। इसके बाद तुम्हें किसी ने कॉल करके कि कहीं बुला लिया, कोई सैंपल लेने के लिए बुला लिया, कोई डेट के लिए कोई काम आ गया, है ना, तुम वो कर सकते हो ना, तो वो काम कर लोगे। तुम्हें इसमें रिदम ब्रेक नहीं हो रही। अगर तुम नोट्स खोल के बैठोगे ड्यूटी के टाइम पे, तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। हर 5 मिनट में कोई बुला लेता है, तुमने 2 लाइनें पढ़ी होंगी, तुम्हें वो 2 लाइनें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, तो अच्छा क्या था, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। तो ड्यूटी पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारी 12 घंटे की ड्यूटी है, तुमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, इतनी हैवी ड्यूटी थी, मुश्किल से 2 या 3 मॉड्यूल सॉल्व हुए, ठीक है, लेकिन कल जो मैंने पढ़ा था फिजियो का वो मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैंने कल सीरियस पढ़ा था, अब मेरी 12 घंटे की ड्यूटी खत्म हुई, मैंने अपना डिनर किया और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया आधा घंटा, इसके बाद मैं 2 घंटे फिर भी पढ़ के सोऊंगा, ठीक है। कल मैंने सीबीएस किया था, आज मैं रेस्ट भी कर लूंगा, ठीक है। इतना होना चाहिए। तुम्हारे इंटर्नशिप का कोई भी डे जीरो नहीं जाना चाहिए। तुम्हें यार अपने आप से ऑनेस्ट होना है, तुम्हें ऑनेस्टी होना है कि यार मैंने पूरी अपनी तरफ से जान लगाई, मेहनत की, और बिलीव मी अगर तुम इतनी ऑनेस्टी अपने आप को दे रहे हो ना, तुम्हारा रास्ता अपने आप क्लियर होगा। तुम्हें 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें ब्रांच मिलेगी जो तुम चाहते हो, 100% तुम्हें वो ब्रांच मिलेगी, ठीक है। तो तुम 2 घंटे में फिर अगर तुमने आज रेसिपी रीनल कर लिया 2 घंटे में, कल तुम्हारी फिर ड्यूटी है, अगर तुम उसके क्वेश्चन लगा लो। कितना अच्छा है यार ये तरीका, तुम बिल्कुल टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। इतना कर लोगे, तुम्हारी इंटर्नशिप भी हो जाएगी, तुम्हारी प्रेपरेशन भी हो जाएगी, तुम्हारी रैंक भी आ जाएगी, लोग तुमसे तुम्हारी स्ट्रेटेजी पूछेंगे, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और मान लो तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे हॉस्पिटल में जा रहे हो, डिनर कर रहे हो, ठीक है, तुम इवन वॉशरूम में भी हो, तुम इतना भी कर सकते हो। अगर तुम इतना अपने स्टडीज के लिए सीरियस हो, तुम उस टाइम पे भी मैरो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं तो कर लेता था, मैं अगर कहीं जा रहा था, खा रहा था, तो मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई यूज्ड टू डू, दिस इज स्मार्ट वे, दिस मतलब जो तुम्हारी डेडिकेशन दिखाएंगी और तुम्हें एक अच्छा रैंक लाइन में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ड्यूटी में कैसे पढ़ना है समझ आ गया। ड्यूटी में कैसे पढ़ना है बहुत लोगों का डाउट होता है, इसलिए मैंने इतना टाइम लगा के ये क्लियर किया। अच्छा चलो, पहले 3 मंथ ऑफ इंटर्नशिप गए गाइस, 3 मंथ ऑफ इंटर्नशिप गए। अब मेरे पास बचे इंटर्नशिप के 9 महीने। सपोज करो 9 महीने के बाद तुरंत मेरा मेन है या तो मेरा आईएनआईसीटी है, सपोज नीट नेक्स्ट आईएनआईसीटी, ठीक है। अब मेरा ये है, अब मेरे पास 9 महीने हैं, कैसे प्लान करूं, ठीक है। मेरे सामने ये है, कम से कम 4 रिवीजन अभी भी होनी चाहिए, कम से कम 4 रिवीजन। कैसे डिवाइड करूं, फर्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ, लास्ट 1 मंथ। क्या बोला मैंने, फर्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है, 4 से 6 महीने, 7 से 9 महीने, नेक्स्ट 2 मंथ, लास्ट 1 मंथ, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी। अब फर्स्ट 3 मंथ जो मेरे थे, इसमें मुझे क्या करना है, 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन जिसको मैं बोलता हूँ। अब अच्छा, इसमें मैं क्या करूंगा, फर्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन में मैंने देखो, मैंने फाइनल ईयर में फाइनल ईयर कर लिया, थर्ड ईयर को मैंने थर्ड ईयर के लास्ट 6 महीने में किया था, ठीक है, और इंटर्नशिप के पहले 3 महीने में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर भी कर लिया था। तो कहीं ना कहीं मैंने थर्ड ईयर से इंटर्नशिप के पहले 3 महीनों तक पूरी एमबीबीएस कर ली, है ना, अपने हिसाब से, अपने नोट्स के हिसाब से नोट्स बना लिए, अच्छे से पढ़ लिया, और जितना क्वेश्चन बैंक में लगा सकता था मैंने लगा लिया। अब मेरा क्वेश्चन बैंक रेडी है, अब मुझे बस रिवाइज करना है। अब जो पहले 3 महीने इंटर्नशिप के 4th से लेके 6th मंथ तक तुम्हारी ड्यूटी चल रही होगी, उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करनी है। किस ऑर्डर में करनी है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर पहले ले लिया फिर वो कर लेना, बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक ग्रैंड टेस्ट उठाना है, इतने ग्रैंड टेस्ट तो अभी तक दे ही दिए होंगे ना, कोई भी एक ग्रैंड टेस्ट उठाना है, ठीक है। उसमें उसके ग्रैंड टेस्ट में देखना है कि तुम्हारा परसेंटाइल स्कोर कैसा है। अब मान लो कि तुम्हारी सर्जरी सबसे वीकेस्ट है और मेडिसिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम सर्जरी सबसे पहले करोगे, मेडिसिन सबसे एंड में करोगे। तो वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट का एक ऑर्डर होना चाहिए। क्या ऑर्डर होना चाहिए,
वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट का एक ऑर्डर होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो सबसे वीक सब्जेक्ट सबसे पहले करोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सबसे एंड में करोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सबसे एंड में करोगे। तो सबसे वीक सब्जेक्ट उठाओगे, मेरे पास 3 महीने हैं, मुझे पूरी रिवीजन कंप्लीट करनी है। अब वो वीक क्यों है? क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट मेरे गलत हैं, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सकते हो। अब वो 3 महीनों को दिनों में डिवाइड करना है, वो दिनों में डिवाइड करने का शेड्यूल मैं नहीं दूंगा तुम्हें, वो तुम खुद अपने आप को दोगे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दो, बाकियों को कम टाइम दो। और अब इसमें करना क्या है? अब करनी तो वही मेरे 5 टिक मार्क है, जो मेरे 5 टिक मार्क में तुम्हें बता चुका हूँ वो वही रहेंगे। क्या है? नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब ये क्या है? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, और ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब फर्क क्या आएगा? फर्क क्या आएगा? देखो, नोट्स में अब तुम्हें कम टाइम लगना चाहिए। अगर पहले तुम्हें सर्जरी पढ़ने में 20 दिन लगे थे, अब तुम्हें 10 या 12 दिन लगने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारी स्पीड तो बढ़नी चाहिए, तुमने पहले पढ़ा है तो बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, अब जो तुम्हें मैं क्वेश्चन बैंक ये बोल रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन बैंक का मतलब है कस्टम मॉड्यूल से। क्या है? कस्टम मॉड्यूल से। अब बिकॉज यू आर गोइंग विद द रिवीजन, यू नीड नॉट टू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन बैंक अगेन। जो तुम्हें कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, तुम बस उसमें हैशटैग INICT, हैशटैग क्लिनिकल, हैशटैग नीट पीजी, ये अच्छे अच्छे हैशटैग लगा के उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो और उसका कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो। और मिनिमम कस्टम मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों? मिनिमम कस्टम मॉड्यूल होता है 50 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल करो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो रोज। इससे तुम्हारा क्वेश्चन बैंक असेस हो जाएगा कि तुम्हें कितना आता है। और क्वेश्चन बैंक का दूसरा मतलब क्या है? तुमने कुछ बुक मार्क भी तो किया होगा, मैरो में बुक मार्क भी होता है, प्रेप लेटर में बुक मार्क भी होता है ना, तुमने बुक मार्क भी तो किया होगा। उन बुक मार्क्स को उठाओ और उनको रिवाइज करो कि पहले तुम्हें ये गलतियां क्यों हुई थी, अब वो बुक मार्क को रिवाइज करना है। अच्छा, अब नोट्स का मतलब क्या है? अगर पहले 20 दिन लगे तो अब 10 दिन लगेंगे। और क्वेश्चन बैंक का क्या मतलब है? कस्टम मॉड्यूल से और बुक मार्क से, कस्टम मॉड्यूल से और बुक मार्क से, ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का क्या मतलब है? जैसे वो TND दे रहे थे अब वैसे ही दोगे। अब पहले तुम्हें, अगर तुम्हें मान लो 70 क्वेश्चन का टेस्ट होता है डैम्स में, अगर उसमें से तुम्हारे पहले 40 सही हुए थे तो अब तुम्हारे 50 से 55 सही होने चाहिए। तुम्हें देखना है प्रोग्रेस आ रही है या नहीं। अब तुम्हारी TND दूसरी बार हो रही होगी, और जो लोग 2 बार TND करते हैं ऑब्वियसली एक एज पे रहते हैं, मैंने भी 2 बार की थी, तो दूसरी बार TND होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम अब ये 4th 6 मंथ में भी TND दोबारा करोगे मतलब करोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, वैसे ही TND की वीडियो को वैसे ही यूज करना है। अब तुम्हें और कम वीडियो देखने की जरूरत पड़नी चाहिए। अब वीडियो को और कम क्यों देखना है? क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा ठीक होंगे तो उनका पार्ट हमें नहीं सुनना। समझ में आ गया ये भी? अच्छा, अब ग्रैंड टेस्ट का क्या मतलब है? जैसे तुम ग्रैंड टेस्ट पहले कर रहे थे, हर महीने में कम से कम एक ग्रैंड टेस्ट, हर महीने में कम से कम एक ग्रैंड टेस्ट, और तुम्हारा रैंक अब धीरे धीरे इंप्रूव होना चाहिए। अगर मान लो पहले 5000 में चल रहा था तो अब 1000 के अंदर आ जाना चाहिए। 4 से 6 मंथ में तुम्हारा रैंक 1000 के अंदर आ जाना चाहिए। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ओके, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे, जैसे मैंने बोला ना, कम से कम 5 से 6 बार करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब जाके उनकी वैल्यू बनती है। तो अब ये तुम्हारा सेकंड टाइम होगा जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होगे, और तुम्हें उनको दोबारा करना है। तुम्हें देखना अभी भी तुम्हारी क्या गलतियां हैं, और जो गलतियां तुम्हारी अभी भी हो रही हैं उनके नोट्स को दोबारा अच्छे से पढ़ना है मतलब पढ़ना है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ओके, ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें 4 से 6 मंथ की स्ट्रेटेजी बताई, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट में जाना है और क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटेजी फ्रॉम 7th to 9th मंथ ऑफ इंटर्नशिप। 7th to 9th मंथ ऑफ इंटर्नशिप की स्ट्रेटेजी में आ रहे हैं हम। अब इसमें तुम्हें दोबारा से 19 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। दिस इज योर सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन। अच्छा, जो तुम्हारा 7th to 9th मंथ होगा, सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन होगा, उसमें तुम फिर से वैसे ही असेस करोगे जैसे पहले किया था, कि तुम्हारा कोई भी ग्रैंड टेस्ट उठा के देखो, सबसे वीक कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जाना है, और वैसे ही 3 महीनों में फिर से 19 सब्जेक्ट पढ़ डालने हैं। 3 महीनों में फिर से 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ डालने हैं। ओके, चलो, अब इसमें 5 टिक मार्क्स में कैसे चेंज आएगा? देखो, जो हमारा नोट्स है उसका रिवीजन और कम हो जाना चाहिए। और कम का क्या मतलब है? अगर तुम्हें पहले 10 दिन लग रहे थे, अब तुम्हें 8 दिन लगने चाहिए। 8 दिन लगने चाहिए उनको पढ़ने में, और तुम्हें और स्पीड से पढ़ना है।
ठीक है, और स्पीड से पढ़ना है। अच्छा, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है उसका क्या मतलब है, उसमें वो कस्टम मॉड्यूल वाला मतलब भी है, उसमें वो बुक मार्क वाला मतलब भी है, एक लेकिन मतलब ऐड होगा। अब ना जो ये 7 to 9th मंथ वाला टाइम आ रहा है ना, इसमें तुम्हारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो कस्टम मॉड्यूल है वो उस सब्जेक्ट का तो करना ही करना है जो तुम्हारा उस टाइम पे तुम पढ़ रहे हो। एक कस्टम मॉड्यूल तुम्हें इन जनरल रैंडम बनाना है, मतलब ऑल 19 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके, और तुम्हें देखने के लिए कि तुम्हें पहले वाले सब्जेक्ट भूल तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने आज सर्जरी पढ़ रहे हो तो मेडिसिन भूल ही गए, है ना। तो तुम्हें एक 50 और रोज ये 2 कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, एक जो पढ़ रहे हो, एक पूरे 19 सब्जेक्ट का। 7 to 9th मंथ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन दो कस्टम मॉड्यूल्स को रोल सॉल्व करोगे और उनको एनालाइज करोगे। चलो ठीक है, ये भी तुमने कर लिया 7 to 9th मंथ में, ये भी कर लिया। अब जो तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, अब वो तुम अब स्किप कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 7 to 9th मंथ में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने TND 2 बार कर ली तो तीसरी बार करने की जरूरत नहीं है। इट कैन वेस्ट योर टाइम, क्योंकि तुम्हें करने के लिए और भी काफी चीजें हैं। तो 7 to 9th मंथ में नो नीड टू गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अगेन। 2 बार TND कर ली, दैट इज मोर देन इनफ, चाहे डैम्स की करो चाहे भाटिया की करो, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ओके। अब ग्रैंड टेस्ट पहले एक देते थे ना, 1 महीने में। दिस इज द टाइम जब आधा इंटर्नशिप बीत गया, इंटर्नशिप के 6 महीने जब बीत गए, दिस इज द टाइम जब तुम्हारे ग्रैंड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी 2 हो जानी चाहिए पर मंथ, जब तुम्हारे ग्रैंड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी 2 पर मंथ हो जानी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, 2 पर मंथ ग्रैंड टेस्ट। तो अब तुम हर महीने में 2 ग्रैंड टेस्ट देते रहोगे और उनको एनालाइज करो। अब ग्रैंड टेस्ट को एनालाइज करना है वो मैं अभी बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम, दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन यू विल रिवाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 7 to 9th मंथ में तुम्हारा सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा साइकिल ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बार बता देता हूँ, आई वांट टू टेक अ क्यूरी कि ग्रैंड टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि लोग सॉल्व कर लेते हैं उसको एनालाइज नहीं करते। दिस इज अ ब्लंडर that you will ever do। कि ब्लंडर क्या है कि तुम ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे। यार तुम गलतियां कर रहे हो पर तुम उसको देख नहीं रहे, बहुत ही गलत है। सबसे पहली चीज, तुम ग्रैंड टेस्ट से कम दे सकते हो। किसी एक महीने में तुम बहुत बिजी थे, तुम्हारी फैमिली में कुछ हो गया, ये वो, तुम्हारा कोई फंक्शन था, ये था वो था, पार्टी थी, क्या था वो था, कोई बहुत हैवी पोस्टिंग थी, तुम्हारा ग्रैंड टेस्ट रह गया। इट्स ओके, तुम किसी मंथ ग्रैंड टेस्ट नहीं दे पाए, बट इट्स नॉट ओके तुमने दिया बट देखा नहीं। It's not okay. The best way to analyze a grand test is the same day you give the grand test. क्यों same day क्यों करूं यार मैं? तो मैंने पहले बताया कि लाइव मत दो, जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करो लाइव ग्रैंड टेस्ट को देने में। ग्रैंड टेस्ट को लाइव मत दो, उसको तुम बाद में ही देना बेटर है, जब वो एक्सपायर हो जाए, क्योंकि उसके सॉल्यूशन साथ के साथ आ जाते हैं और तुम्हें रैंक भी बेटर पता लगती है कि तुम्हारी रैंक कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रैंड टेस्ट को सेम डे क्यों एनालाइज करना है यार, बाद में क्यों नहीं करूं? वो इसलिए सेम डे में इसलिए एनालाइज करना है क्योंकि दोस्तों जो ग्रैंड टेस्ट होता है ना, उसमें तुम्हें क्वेश्चंस याद होते हैं कि यार मैंने इसका आंसर ये लगाया था, इसका ये लगाया था, ये सोच के लगाया था। अब तुमने तुरंत के तुरंत उसके आंसर देखे तो तुम्हें तुरंत के तुरंत याद आएगा, यार यहाँ पे मैंने ये गलती की, अच्छा यार शेट यार मेरे को ये नहीं करना था, ठीक है। ओके, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। ओह सॉरी, आई कमिटेड दिस मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव डन दिस। तो it will help you to improve your mistakes in a more better way if you solve the grand test and analyze it on the same day। अगर तुम उसी दिन सॉल्व करके एनालाइज करोगे तो तुम्हारी मिस्टेक्स अच्छे से इंप्रूव होगी, एंड more important thing, it will take lesser time for the analysis of the grand test। अगर 3 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है, मैं कम से कम उसको 12 घंटे में एनालाइज करता था, 10 से 12 घंटे में, इतना टाइम लगता था मुझे, क्योंकि और हर ग्रैंड टेस्ट में टेक होम पॉइंट्स होने चाहिए। देयर शुड बी टेक होम पॉइंट्स फ्रॉम एवरी ग्रैंड टेस्ट। इफ आई हैव मेड अ क्वेश्चन रॉन्ग, देन आई शुड बी नोइंग व्हाई आई हैड मेड इट रॉन्ग एंड हाउ कुड आई हैव मेड इट राइट। मुझे दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना, तो वो मैं आगे गलती रिपीट ना करूं। There should be a thinking that I should not repeat the same mistake again, ठीक है। So that's why this is how you should analyze the grand test। अगर तुम बाद में मान लो 15 दिन बाद वो ग्रैंड टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, तो अब तुम्हें उसमें एनालाइज करने में 2 दिन भी लग सकते हैं। So analyze it on the same day, solve it on the same day, and also solve your guessed question। जो तुम गेस कर रहे हो उनका एनालिसिस भी देखो। कई बार तुम्हारा गलती से ठीक हुआ होता है, तुम्हें कंसेप्ट आता नहीं होता, तो तुम्हें यू हैव टू सी एंड चेक कि इसका कंसेप्ट ये था, इवन इफ इट इज करेक्ट। रॉन्ग क्वेश्चन तो देखने ही देखने। So this is how you analyze your grand test. And now I have covered the strategy for 7th to 9th month also. Now coming very close to the exam, अब मैं एंट्रेंस के बहुत पास आ गया हूँ, taking the strategy from 10th to 9th to 11th month।
लास्ट के 2 महीने की स्ट्रेटेजी. दिस इज द टाइम व्हेन यू विल हैव योर थर्ड साइकिल ऑफ रिवीजन. दिस इज द टाइम व्हेन यू विल हैव योर थर्ड साइकिल ऑफ रिवीजन फ्रॉम 9th to 11th month. अब दिस इज ओनली 2 मंथ. अभी तक 3 मंथ ले रहे थे, अब दिस इज ओनली 2 मंथ जब मैं रिवीजन करूंगा. नाउ इसमें भी तुम्हें वही 5 चीजें करनी है 19 सब्जेक्ट्स की. जितना तुम ज्यादा रिवाइज करोगे ना, उतना तुम्हारा रैंक ऊपर आता रहेगा. इफ यू हैव डन 5 रिवीजन, योर रैंक विल बी 5. मतलब तुम ऐसे अपने मन में मान के चलो, आएगा जो भी, लेकिन तुम ऐसे मान के चलो. तो तुम्हें जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा रैंक अच्छा होता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा. अब ना तुम्हें वही 2 महीने में अपनी थर्ड साइकिल ऑफ रिवीजन को कंप्लीट करना है. करना वही 5 चीजें हैं. नोट्स, रिवीजन ऑफ द नोट्स. अब तुम्हें पहले अगर 8 दिन लग रहे थे, अब 5 दिन लगने चाहिए. ठीक है, तुम्हारी स्पीड और बढ़नी चाहिए. तुम्हें याद हो जाना चाहिए यहाँ पे ये लिखा था, वहां पे ये लिखा था. क्वेश्चन बैंक का मेरा अब फिर से वही मतलब है, बुक मार्क से. पूरा क्वेश्चन बैंक से मतलब नहीं है, बुक मार्क से मतलब है. कस्टम मॉड्यूल से मतलब, कस्टम मॉड्यूल मेरे वही 2 हैं जैसे कि मेरे पहले थे. कौन कौन सी? एक तो जो तुम कर रहे हो वो वाला कस्टम मॉड्यूल जो तुम उस टाइम पे पढ़ रहे हो, एक पूरे फुल 19 सब्जेक्ट्स का, ताकि तुम्हें ये भी पता लगे कि तुम्हारे पहले वाले सब्जेक्ट्स को तुम भूल तो नहीं गए. कस्टम मॉड्यूल बहुत अच्छी चीज है, उसको यूज करना है. ठीक है, ओके. चलो मैंने नोट्स बता दिए, वो बता दिए, क्वेश्चन बैंक बता दिया. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अभी फिर से नहीं देने. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए हमें बस टाइम नहीं, हमने 2 बार टीएनडी कर ली, दैट इज मोर देन इनफ. ग्रैंड टेस्ट 2 पर मंथ जैसे पहले चल रहा था वही चलेगा. और लास्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दिस इज द 4th टाइम वी विल डू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 4th रिवीजन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड इट्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो नाउ ये 2 महीने में तुमने 19 सब्जेक्ट्स को फिर से रिवाइज कर लिया है. तो तुम्हारे कितने साइकिल? 3 साइकिल्स ऑफ रिवीजन यू हैव डन, एंड यू हैव डन एन ऑसम जॉब. नाउ गाइस, कमिंग फॉर द लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, एंड दिस इज अ स्ट्रेटजी फॉर आल्सो नवंबर INICT 2023 जो मैं बता रहा हूं. दिस इज द सेम स्ट्रेटजी दैट इज आई एम टेलिंग फॉर द इंटर्नशिप स्ट्रेटजी. ओके, तो लास्ट मंथ में हम आ गए. अब व्हाट आई हैव टू डू इन द लास्ट मंथ? in the last month of internship, मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है, मेन एग्जाम है. मैं तो क्या करना है इस टाइम पे? ये 5 चीजें नहीं करनी. इस टाइम पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी है. इस टाइम में ये जो थंब था ना, ये थंब ना होकर पूरा हाथ हो चुका है. क्या मतलब है इसका? कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. अब तुम्हें मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं लास्ट मंथ ऑफ योर इंटर्नशिप में. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करना है? वही जो पहले कर रहे थे उनको अच्छे से देखना है, पिछले 4-5 सालों को. उनके जो स्कीमा के पॉइंट्स है, जो रेट्रोस्पेक्टिव जिस टॉपिक से वो आया है, उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ना है. इतना अच्छे से पढ़ना है कि तुम वो गलती कभी दोबारा रिपीट ना करो इन द मेन एग्जाम. बिलीव मी 10 गुना ये रैंक इंप्रूव हो जाएगी तुम्हारी. 10 गुना तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो जाएगी तुमने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दिस इज द 5th टाइम व्हेन वी विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द लास्ट 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप. इन द लास्ट 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना है. ठीक है, अब उसके बाद नोट्स को पूरा नहीं पढ़ना. अब नोट्स से मेरा क्या मतलब है? नोट्स का बस वही वाला पार्ट पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है. या इस टाइम पे तुम्हारे पास बहुत सारी एक रैपिड रिवीजन आती रहती है. रैपिड रिवीजन नोट्स होते हैं, या जो डैम्स की विजुअल ट्रीट होती है, डीवीटी होती है, भाटिया वाले वाइब लेते हैं. ये वाले नोट्स तुम यूज कर सकते हो. इनका इमेजेस तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है, इमेजेस देख सकते हो, एंड यू कैन यूज दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाई यील्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं. बस वो वाले नोट्स पढ़ने हैं, पूरे नोट्स नहीं पढ़ने हैं. ठीक है, 1 मंथ ही है तुम्हारे पास, पूरा नहीं करना है, बस वो वाले नोट्स पढ़ने हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन बैंक से मेरा फिर से वही मतलब है. एक तो क्वेश्चन बैंक स्टेज सेम, बुक मार्क वाले क्वेश्चन. एक कस्टम मॉड्यूल में कौन से कस्टम मॉड्यूल जो कर रहे हो वो वाला, और जो पूरे 19 सब्जेक्ट्स का वो वाला. Got my point? Okay. Subject wise test? No subject wise test now. Ab grand test. This is the time when you have to give 1 grand test per week. This is the time when you have to give 1 grand test per week in the last month of internship. Supposing your exam is just after your internship. 1 grand test per week. 4 ग्रैंड टेस्ट होने चाहिए, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा लास्ट में एमसीक्यू जो स्किल है ना तुम्हारी, वो तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, है ना. तुम्हारी वो एमसीक्यू स्किल्स और स्पीड जो है, जो तुम ग्रैंड टेस्ट देते हो, वो बहुत चीजें एनालाइज करता है. तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी गेसिंग एबिलिटी, बहुत चीजों का, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तो वो तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए. इसलिए हर वीक में एक ग्रैंड टेस्ट तुम्हें देना है. दिस इज स्ट्रेटेजी इन द लास्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप. सबसे बड़ी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डीबीटी वाइब, ये वाले रिवीजन नोट्स. ठीक है, कस्टम मॉड्यूल करने हैं. कौन से करने हैं? एक तो जो कर रहे हो वो वाला, एक 19 सब्जेक्ट्स का 50 क्वेश्चन मिनिमम इन कस्टम मॉड्यूल. ठीक है, और बुक मार्क वाले क्वेश्चन करने, सब्जेक्ट वाइज नहीं देने, और 1 ग्रैंड टेस्ट पर वीक.
ठीक है। तो दिस इज उसके बाद तुम यू कैन डायरेक्टली गो फॉर योर मेन एग्जाम एंड बिलीव मी यू विल परफॉर्म गुड, वेरी गुड। और तुम दिस इज द टाइम जब तुम्हें बिलीव करना है, ये सोच के जाना है कि यार मैंने अपना बेस्ट पढ़ाई की, मैंने अपनी बेस्ट प्रिपरेशन की, जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज है वो यूज की, अब मैं अच्छा स्कोर करूंगा, ठीक है, अच्छा स्कोर करूंगा, ओके। और तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा, बिलीव मी यू विल हैव पार्टी आफ्टर दैट। एंड if any of my word have inspired you, motivated you, have done anything good for you, do let me know in your comments, and I will be very happy if I am able to help you in any way. अच्छा, अब before closing the video मैं दो चीजें और बताऊंगा इसको खत्म करने से पहले। वो ये जो पोस्ट इंटर्न्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और या फिर जिन्होंने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो मैंने इंटर्नशिप की स्ट्रेटेजी बताई, सेम टू सेम इट गोज हियर। जैसे मैंने बताया फर्स्ट 3 मंथ्स में तुमने पहले 2 सालों के सब्जेक्ट को करना है, एनाटॉमी फिजियो। अगर तुम्हारा भी सेम है पोस्ट इंटर्न्स में कि तुम्हें पहले वाले सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं आते, यू कैन यूज देम इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। और फाइनल ईयर अगर तुम्हारा वीक है, जो भी पार्ट तुम्हारा वीक है उसको फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ ईयर में तुम कंप्लीट कर लो। मैं पूरे ईयर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट 2 ईयर्स वीक है वो कर लो, अगर फाइनल ईयर वीक है वो कर लो, अगर थर्ड ईयर वीक है तो वो कर लो। अच्छा, अब 4th से 6th मंथ में सेम साइकिल जो मैंने इंटर्नशिप में बताया वो अभी चलेगा 19 सब्जेक्ट्स के रिवीजन का, विद सेम 5 पॉइंट्स, सेम टू सेम एज इंटर्नशिप, ओके। अब 7th to 9th में फिर से वही जो मैंने बताया, सेम टू सेम एज इंटर्नशिप। 10th to 9th to 11th मंथ में जो 2 महीने का मैंने स्प्लिट किया उसमें भी सेम, और लास्ट 1 मंथ में भी सेम। तो सेम स्ट्रेटेजी होल्ड सेम। बस एक चीज है कि अब तुम्हें अपना मोटिवेशन ब्रेक नहीं होने देना, अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं होने देना। जो पोस्ट इंटर्न के साथ चीजें होती हैं, जैसे ड्यूटी का मैं बोलता था इंटर्नशिप इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं क्यों बोलता था, क्योंकि आफ्टर ड्यूटी जो तुम जो करोगे वो तुम पढ़ाई में करोगे, है ना, अपना अच्छे से पढ़ाई में टाइम यूटिलाइज करोगे और इंपॉर्टेंट चीजें करोगे। लेकिन पोस्ट इंटर्न्स कई बार थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं पाथ से, कि वो अब थोड़ा सा मोटिवेशन को बैलेंस नहीं कर पाते, उनको नेगेटिव थॉट्स आते। तो बस अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, सोचना है कि आज नहीं तो कल मुझे अपनी ब्रांच मिलेगी, मैं अपने एम को अचीव करूंगा, और तुम उसको करोगे, पक्का करोगे, डेफिनेटली करोगे, 100% करोगे, 110% करोगे। बस ये बिलीव करके तुम्हें पढ़ना है पोस्ट इंटर्न्स को। अच्छा, एक बार, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन सेफली लीव इन जीटी टू वर्क। हाँ, अब क्वेश्चंस लीविंग की एक बात बता देता हूँ। देखो, नेवर एवर ट्राई टू लीव द क्वेश्चन। मैं ये बोलता हूँ कि तुम जितनी ज्यादा बॉल्स खेलोगे तुम उतना अच्छा स्कोर करोगे क्रिकेट में, है ना। यहाँ पे भी तुम क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, अगर तुम अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, तुम देखो, अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका ये होता है कि तुम्हें एक क्वेश्चन का बिल्कुल ही आइडिया नहीं, जिसका कभी सुना भी नहीं है ना। लाइक क्रोमेटोग्राफी में कुछ अजीब सा पूछ लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी तुम्हें पता भी नहीं है कि उसमें क्या टेक्निक लगती है, यू कैन सेफली लीव दैट क्वेश्चन। बट तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है, तुम्हें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, डोंट लीव दैट। जो ऑप्शन तुम्हें ज्यादा ठीक लग रही है, प्लीज मार्क इट, डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव मार्किंग। देखो, नेगेटिव मार्किंग भी पूरी तो नहीं है ना, -1 + 1 तो नहीं है, -1/3 होती है। तुम 3 क्वेश्चन को गलत करोगे तब 1 नंबर कटता है ना, लेकिन अगर तुम्हें एक क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो तुम्हारा उसका +1 मिलता है। तो तुम्हें उसको करना चाहिए अटेम्प्ट। मेरे हिसाब से अगर 200 क्वेश्चन आते हैं INICET में, मैंने अटेम्प्ट किए थे 196, ठीक है, 200 में से 196 अटेम्प्ट किए थे, तभी तुम्हारी रैंक आएगी। तुम छोड़ ही दोगे पेपर तो हाउ विल यू गेट अ रैंक? So please attempt more and more, and if you don't have any clue for a question, only then leave it. Otherwise जो भी तुम्हें सेफ लग रहा है वो करो attempt. तो attempting is good. अच्छा, अब जाने से पहले I will tell you the best teachers जो मेरे अकॉर्डिंग हैं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से हैं। एनाटॉमी में ज्यादा टाइम ना लेते हुए, एनाटॉमी में डॉक्टर अश्विनी इन गुरुकुल, ठीक है, ओके। बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर रेबेका जेम्स फ्रॉम मैरो, ओके। ऐसे ही फिजियोलॉजी में डॉक्टर फिजियोलॉजी में प्रेपलेटर में भी अच्छी है, और एक मैरो के टीचर है, उनका नाम आई एम स्किपिंग, डॉक्टर के से कुछ नाम है। मैरो में भी अच्छी है, प्रेपलेटर में भी अच्छी है। डॉक्टर विवेक शायद प्रेपलेटर में है। उन दोनों में से तुम कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। फिजियोलॉजी यू कैन डू आइदर फ्रॉम मैरो और आइदर फ्रॉम प्रेपलेटर। कमिंग टू पैथोलॉजी, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता for systemic path from prep-ladder, or for general path you can also Dr. Ila Jain Khandelwal from Marrow, ठीक है। अच्छा, फार्मा में डॉक्टर गोविंद राय गर्ग, वो जहाँ पे भी हैं अभी, आई थिंक ही इज इन सेरिबेलम और समथिंग, वो जो भी जहाँ पे भी हैं प्लेटफॉर्म्स आई एम नॉट श्योर, लेकिन डॉक्टर गोविंद राय गर्ग से करना है, ठीक है, ओके। एंड माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर ममता जावा, वो जहाँ पे भी पढ़ा रही हैं, प्लेटफॉर्म आई डोंट नो, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, कवरिंग एवरीथिंग, उनसे करना है। FMT जो प्रेपलेटर वाले टीचर हैं, डॉक्टर मगेंद्रन समथिंग कुछ नाम है, प्रेपलेटर में जो भी हैं वो उनसे करना है, उनके नोट्स अच्छे हैं,
कवरिंग एवरीथिंग इन ए कंसाइज वे, ठीक है। अच्छा, और पीएसएम में डॉक्टर विवेक जैन, वो जो भी ऐप पे हैं जहाँ पे भी हैं उनसे करना है, उनकी वीडियो नहीं सुननी, उनकी वीडियो में वो बहुत कुछ बताते नहीं, उनके नोट्स अच्छे हैं। लेकिन बायोस्टैट्स किससे करना है, डॉक्टर शेट्टी हैं जो डैम्स में हुआ करते थे, अभी पता नहीं कहाँ है, राजीव शेट्टी शायद उनका नाम है, वो उनसे करना है बायोस्टैट्स, ठीक है। अच्छा, ईएनटी डॉक्टर मनीषा बुद्धिराजा, जैसे मैंने पहले बताया। ऑफ्था डॉक्टर उत्सव बंसल, तो डॉक्टर उत्सव बंसल की मैरो में ऑफ्था बहुत अच्छी है, उनसे करनी है, ओके। एंड इसके बिना मेडिसिन में मैं यूनिट वाइज बताऊंगा। यूनिट वाइज में ये है कि जो तुम्हारी एंडोक्राइन है वो तुम्हें करनी है मैरो से, जो हमारे राकेश नायर सर हैं, और सीएनएस करना है मैरो से, वो बहुत अच्छा करा रखा है। हिमैट करनी है मैरो से, नेफ्रो करनी है मैरो से। क्या क्या मैरो से करना है, एक नेफ्रो करनी है मैरो से राकेश नायर सर से, एक हिमैट, एक सीएनएस, एक एंडो। उसके बिना जो डैम से क्या क्या करना है, सीवीएस जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो पक्का तुम्हें करना है, जो अरविंद सर हैं, अरविंद कुमार सर डैम से, और कहीं से नहीं करना। और जो रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम है वो तुम्हें करना है डॉक्टर भरत कट्ठी, उनके बिना किसी से मत पढ़ना, बहुत कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, डॉक्टर भरत कट्ठी से करना है, ठीक है। मतलब किसी और से भी पढ़ा है, चलो आई शुड नॉट से दैट यू माइट हैव सम डिफरेंट सोर्स, तुम उनसे कर सकते हो। हाँ, उनका नाम कृष्णा कुमार था, जो वो फिजियो वाले थे, ठीक है। तो तुम किसी और से भी कर सकते हो, हर टीचर के नोट्स में मैं तुम्हें बस बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। रेसिपी के लिए मैंने बताया तुम्हें डॉक्टर भरत कट्ठी, ओके। अच्छा, अब उसके बाद क्या क्या बचा, इमरजेंसी मेडिसिन प्रेपलेटर, उसके बाद जो भी बचा वो प्रेपलेटर है, ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन प्रेपलेटर, और भी कोई यूनिट बची होगी अगर तो वो प्रेपलेटर से कर लेना, ठीक है। अब मेडिसिन हो गया। सर्जरी डॉक्टर रोहन खंडेलवाल, और कहीं से नहीं करनी, पूरा पार्ट उन्हीं से करो। बस थोड़ा सा जीआईटी प्रीतेश सर ने अच्छा करा रखा है डिटेल में, लेकिन अभी मैरो के भी मैंने सुना है नोट्स बहुत अच्छे हो गए हैं डिटेल में, तो तुम बस, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर रोहन खंडेलवाल को छोड़ के और कुछ मत करो। डॉक्टर रोहन खंडेलवाल सर्जरी। पीडियाट्रिक्स देखो मैरो की भी अच्छी है पर थोड़ी सी कंसाइज है, और प्रेपलेटर में भी अच्छी है, तो आई विल गिव यू अ चॉइस। तुमने जिसमें भी कर रखा है अच्छा है। प्रेपलेटर में भी अच्छी है, डॉक्टर मीनाक्षी शायद है उनका नाम, और मैरो में भी अच्छी है, वो जो डॉक्टर थे उनका नाम मैं भूल गया, मैरो में पीड्स के जो भी हैं सर, उनसे कर सकते हो, ठीक है। दोनों की अच्छी है, मैरो और पीडियाट्रिक्स। ऑब्स एंड गायनी में जो रूल ऑफ थंब है जो बताते हैं वो ये है कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स है, ऑब्स्टेट्रिक्स वाला पार्ट है जो, दैट इज अच्छा विद साक्षी मैम इन मैरो, साक्षी मैरो में ऑब्स्टेट्रिक्स अच्छा है। और गायनेकोलॉजी जो है वो डॉक्टर दीप्ति बहल इन डैम, डॉक्टर दीप्ति बहल डैम्स में क्या अच्छा है, गायनी। ऑब्स्टेट्रिक्स कहाँ अच्छा है, मैरो। चलो, ऑब्स एंड गायनी भी हो गया, पीड्स भी बता दिया। ऑर्थो करनी है ओडीडी, ऑर्थो धूम धड़ाका। डॉक्टर कौन से हैं वो, डॉक्टर अपूर्व मेहरा, डॉक्टर अपूर्व मेहरा से ऑर्थो पढ़नी है, ओडीडी ऑर्थो धूम धड़ाका से, ठीक है। वो अच्छे से निमोनिक बताते हैं, अच्छा कर देते हैं। अच्छा, ऑर्थो भी बता दी। एनेस्थीसिया प्रेपलेटर, जो भी मैम है मैं नाम भूल गया, मैम या सर, लेकिन प्रेपलेटर से करनी है, ठीक है। डर्मा अगेन प्रेपलेटर, अच्छे कंसाइज नोट्स, शॉर्ट सब्जेक्ट्स मोस्टली प्रेपलेटर, अच्छे और कंसाइज नोट्स हैं विद गुड इमेजेस, जिससे तुम्हारा एंट्रेंस अच्छा हो जाएगा। एनेस्थीसिया प्रेपलेटर, डर्मा प्रेपलेटर, साइकेट्री अगेन प्रेपलेटर, उसमें उन्होंने अच्छे से कंसाइज में बता रखा है। प्रेपलेटर के नोट्स आर वेरी गुड फॉर साइकेट्री आल्सो। और रेडियोलॉजी डॉक्टर सुमेर सेठी हैज गिवन अ कंसाइज व्यू ऑफ एवरी इमेज, सो उनसे करनी है, उनका काफी एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ऑल द 19 सब्जेक्ट्स कहां से करनी है, और ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी आईएनआईसीटी नेक्स्ट। इतनी मेहनत कर लोगे ना मेरे दोस्तों, चाहे तुम्हें इसके लिए अपनी नींदें त्यागनी पड़ रही है, अपनी पार्टीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, अपने दोस्तों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बट दिस विल पे यू, believe me, this will pay you. Agar I am doing a neurosurgery residency today, I am very happy. I would be doing it from a premier institute like All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and I want every one of you to fulfill your dreams and achieve those big things that you have dreamed of sometime before. तो इसके लिए तुम्हें आज कुछ sacrifices भी करने पड़े तो करो, because it will be worth it at the end. So with this I am closing the video, and I hope इससे तुम्हें कुछ help हुआ होगा. Do let me know all your queries with the comments, and I will be very happy अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी पॉइंट से हेल्प हुआ होगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व अदर क्यूरीज आल्सो आफ्टर सम टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स और स्ट्रेटजीज इन दिस
वीडियो जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हें हेल्प करेंगी. विल कीप ऑन पोस्टिंग सिमिलर वीडियोस एंड सून आई विल टेल यू अबाउट न्यूरो सर्जरी ऑल्सो, जो मेरी अब ब्रांच है कि वो कैसी ब्रांच है, इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, एंड इफ यू कैन थिंक अबाउट इट एज योर ड्रीम और कैरियर ब्रांच. तो वो सारी वीडियोस भी लेकर आएंगे और तुम्हारे और जो कोई डाउट्स होंगे उनके लिए. फॉर द टाइम बिंग I wish you all the best for your preparation, and my best wishes are you do well, and let me know for any other queries. Thank you so much.